देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर किसी भी कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तित होता है तो उस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है, और अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें करंट भी फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। अब आज बात करेंगे इस बारे में कि फ्लक्स परिवर्तन से विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, लेकिन फ्लक्स परिवर्तन हम कर कितनी तरीके से सकते हैं। तो मैं आपको बताऊं, जैसा कि आप देखते हैं फ्लक्स का फॉर्मूला फाई बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। चुंबकीय फ्लक्स के फॉर्मूले में ये तीन राशियां आप देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, क्षेत्रफल कुंडली का, और कोण थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल होता है। तो अगर आप फ्लक्स को चेंज करना चाहते हैं तो इन तीनों क्वांटिटीज में से किसी भी एक को बदल दोगे तो फ्लक्स बदल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप फ्लक्स को परिवर्तित कर सकते हो, बी को भी बदल के। अगर आप बी चेंज करोगे तो भी फाई बी बदल जाएगा। अगर इस फॉर्मूले में ए को बदल दोगे, आप चेंज कर दोगे तो भी फाई बी चेंज हो जाएगा। अगर इस फॉर्मूले में आप थीटा चेंज कर दोगे तो भी फाई बी चेंज हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स को हम तीन तरह से बदल सकते हैं, बी को बदलकर, ए को बदलकर और थीटा चेंज करके। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे किसी कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स, या आपको हमने बताया बद्ध भी लिख सकते हैं, किसी कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स तीन विधियों से परिवर्तित किया जा सकता है। कौन कौन सी हैं वो तीन विधियां? नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र को बदलकर। चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके बाई चेंजिंग बी। सेकेंड मेथड, जिसके जरिए से आप किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड को या मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, वो है उसके एरिया को बदलकर। कुंडली का क्षेत्रफल परिवर्तित करके। by changing area of the coil. And last and third method is by changing angle theta. वेक्टर B व वेक्टर E, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल सदिश की दिशा। by changing the angle between
वेक्टर बी एंड वेक्टर ए। तो ये तीन विधियां हैं जिनसे आप किसी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं, और फ्लक्स चेंज करने से उसमें ईएमएफ क्रिएट हो जाएगा, जिसको आप क्या नाम दिया था? प्रेरित विद्युत वाहक बल, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो वी हैव दिस थ्री मेथड्स। अब वन बाय वन हम इस मेथड को स्टडी करेंगे। सबसे पहला जैसे हमारे पास मेथड है चुंबकीय क्षेत्र को परिवर्तित करके, मेथड वन। बाई चेंजिंग बी, बी को बदल करके भी हम ये वाला काम कर सकते हैं। कैसे हम चेंज कर सकते हैं? उसके लिए आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हमारे पास एक कॉइल है और कॉइल के पास हमने एक ये मैग्नेट रखा, ये मैग्नेट का नॉर्थ और ये साउथ। नॉर्थ से ऐसे चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं, इस तरह से, और अगर हम इस मैग्नेट को ऐसा ला रहे हैं, ऐसा लाएंगे, तो आप देखेंगे कि ये जो कॉइल हमारी है, ये मैग्नेट यहां पर आ जाएगा थोड़ी देर के बाद, नॉर्थ और ये साउथ। ये आप देखें, पहले जब मैग्नेट दूर था तो इस कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लिंक्ड थी वो केवल 1, 2, 3 थी, और यहां पर अब आप देखें जब हम इसको और नजदीक ले आए तो अब इसी कॉइल से लिंक्ड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दैट आर 1, 2, 3, 4, 5, इतनी लाइंस इससे लिंक हो गई। तो पहले नंबर ऑफ लाइंस कैसा था? कम, कॉइल से लिंक, और अब कॉइल से लिंक्ड नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कैसी हो गई? ज्यादा। और हमने पढ़ा हुआ है फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में कि अगर चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसी होगी? कम। अगर फील्ड लाइंस का नंबर ज्यादा है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा। फिर से बल रेखाओं की संख्या कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र कम, बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा। यहां पर कॉइल से जितना भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था हमने मान लिया वो B1 है। अब यहां पर कॉइल से जो मैग्नेटिक फील्ड गुजर रहा है वो हमने मान लिया B2 है। कौन सा ज्यादा है कौन सा कम? इसमें यहां पर B1 इज लेस देन B2। इसका मतलब है जब मैग्नेट को हम कॉइल के पास ऐसा चला के लाएंगे उस समय इस कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, क्योंकि क्या बदल रहा है उसमें? देखो तीन विधियां हैं, इस वाली विधि में हम क्या बदल के दिखा रहे हैं आपको? बी को बदल के दिखा रहे हैं। और एक मेथड है हमारे पास, वहां से भी आप बी को चेंज कर सकते हैं। सपोज दिस इज अ कॉइल एंड दिस इज वन अनदर कॉइल। इस कॉइल में हमने एक सेल लगाई, एक यहां पर की लगा दी, दिस इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टर्मिनल, और इस कॉइल में हमने कोई सेल नहीं लगाई, ये गैल्वेनोमीटर हमने लगाया कि अगर इसमें करंट आएगी तो हमको पता लगेगा। अब हम इसमें ये जो स्विच आप देख रहे हैं ये बैटरी है, ये की लगी हुई है। हम जब इस स्विच को या की को ऐसा प्रेस करते हैं, नीचे की तरफ दबाते हैं, सर्किट कनेक्ट हो जाता है, इसमें करंट स्टार्ट हो जाती है। जब करंट स्टार्ट होती है तो अचानक से 0 से तो मैक्सिमम नहीं हो जाती ना। हम लास्ट क्लास में भी बात कर रहे थे इसके बारे में कि अगर मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर है तो वो 0 से अचानक 0 के बाद जस्ट 10 नहीं आ जाएगा, 0 से 1, 2, 3 वो एक टाइम लेगा, क्षण भर का ही ले, लेकिन एक समय लगेगा उसको। तो जब समय लगेगा, जब उसमें 0 करंट थी हमने प्रेस किया, उससे पहले इसके पास 0 करंट थी तो इससे गुजरने वाली फील्ड लाइंस 0 थी। जब हमने इसको प्रेस कर दिया तो इसमें करंट स्टार्ट हो गई। अब जब इसमें करंट स्टार्ट हुई
तो 0 से 1 हुई, 2 हुई, 3, आप स्लो मोशन में सोचेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तब जाके 10 हो पाई। लेकिन जिस समय वो करंट इंक्रीज हो रही थी, 0 से 1 हुई, 2, 3, 4, 5, उस दरमियान का आप सोचिए, 1 हुई होगी तो कम लाइंस निकली होंगी इससे, क्योंकि करंट के फ्लो होने से क्या बनेगा, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। लेकिन जब कम करंट होगी तो कम मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। करंट 1 एम्पियर से 2 एम्पियर हो गई होगी, थोड़ा और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन गया होगा। 2 से 3 हो गई होगी, थोड़ा और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बन गया होगा। इसका मतलब 10 आते आते ऐसा बहुत सारा मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास होने लगा होगा। तो जब हम स्विच को प्रेस करते हैं उस समय अगर आप बड़ी धीमी गति से सोचें, स्लो मोशन में सोचेंगे, तो आपको क्या महसूस होगा कि जब 0 से 10 एम्पियर तक करंट जाएगी, उस दरमियान लगातार बल रेखाओं की संख्या क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी। तो बढ़ रही होगी तो पहले 1 थी, फिर 3 हो गई, फिर 5 हो गई, 7 हो गई। तो उससे क्या बढ़ रहा है, जब बल रेखाओं की संख्या कम तो चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा, कम। और जब बल रेखाओं की संख्या ज्यादा तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा। इस तरह से भी हम कम चुंबकीय क्षेत्र से ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र बना सकते हैं और कॉइल से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल दैट वी कैन डेवलप एन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड टू द कॉइल। तो उससे भी हम कर सकते हैं। तो ये दोनों, चाहे आप ये वाला एग्जाम्पल ले लें, चाहे आप ये वाला एग्जाम्पल ले लें, यहां भी इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड अगर B1 है और लास्ट में जाके वो B2 हो गया है, तो B1 इसका कम रहा होगा, B2 ज्यादा हो गया होगा। यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ही हम क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। तो ये हमारे दो मेथड हो गए जिनसे हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम दूसरा मेथड देखेंगे जिसमें हम कुंडली का क्षेत्रफल बदलेंगे, और जब क्षेत्रफल परिवर्तित करेंगे तो भी फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो विद्युत वाहक बल उसमें बनेगा। तो देखते हैं सेकंड वाला एग्जांपल। ओके, देखिए इसका जो सेकंड पॉइंट है जिसमें मैग्नेटिक फ्लक्स को हम चेंज कर सकते हैं वो है कुंडली का क्षेत्रफल बदल करके। किस तरह से आप कॉइल के एरिया को चेंज कर सकते हैं आप देखिए। ये हमने दो कंडक्टर्स ले लिए इस तरह से, ऐसा एक फ्रेम हमने बना लिया। इस फ्रेम में यहां पर हमने एक और कंडक्टर लगाया, और ये कंडक्टर हमने ऐसा लगाया कि ये इसमें इधर और इधर खिसक सकता है। ठीक है, स्लाइडर लगा दिया इसमें एक। अब हमने ये माना, इसको कुछ नाम दे देते हैं, ये P, Q, R और ये S, और ये पूरा का पूरा फ्रेम, ये क्या चीज है, ये स्लाइडर। जैसे आयताकार फ्रेम हमने बनाया तो उसमें एक ये चीज ऐसे रखी कि इसको हम उधर या इधर खिसका सकते हैं, ऐसे इसको बनाया हमने। और ये जो पूरा का पूरा फ्रेम हमने रखा, इस फ्रेम को ऐसी जगह पर रखा जहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। ये उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। डायरेक्शन देखकर आप समझ जाएंगे। ये हम इसमें क्रॉस बना रहे हैं। तो ये जिस जगह पर भी हमने ये फ्रेम लगाया वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्रॉस से आप समझ गए होंगे, बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, और ये भी मान लेते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है
उसकी तीव्रता कैपिटल बी है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक आयताकार फ्रेम था, उसमें आरएस हमने एक स्लाइडर लगा दिया और ये एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रखा है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल बी है। तो इसके लिए हम मान सकते हैं, माना बी तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र आप कागज में लिखेंगे तो हम यहां पर आपके अकॉर्डिंग नोट कर देते हैं। माना बी तीव्रता का चुंबकीय क्षेत्र कागज के तल के लंबवत है। इसमें एक आयताकार फ्रेम पी क्यू आर एस कागज के तल में है। आपका जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बोर्ड के तल के ऐसा लंबवत है, लेकिन जो आयताकार फ्रेम हमने बनाया है वो फ्रेम ऐसा इसके तल में है। तो चुंबकीय क्षेत्र ऐसे अंदर की तरफ और ये फ्रेम ऐसा प्लेन में रखा हुआ है। ठीक है, अब आप यहां पर एक चीज देखकर मुझे बता सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र बिल्कुल अंदर की तरफ है और तल ऐसे रखा हुआ है। ठीक है, यहां पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? 90 डिग्री। इस फॉर्मूले में थीटा क्या होता है जो फाई बराबर बी ए कॉस थीटा का बनाया था हमने? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता और एरिया वेक्टर के बीच का कोण। अगर ये ऐसा है तो इसका एरिया वेक्टर किधर बनाएंगे आप इसका एरिया वेक्टर अंदर की तरफ ऐसा बनाएंगे। ठीक है, अगर ये फ्रेम है तो एरिया वेक्टर इसका ऐसा अंदर की तरफ बनेगा और उसी दिशा में क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो गया? 0 डिग्री। पी क्यू आर एस के तल में है, अतः थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो गया। अब इसमें आर एस को या चालक आर एस को चालक आर एस को आयताकार फ्रेम में चालक आर एस को आयताकार फ्रेम में बाईं ओर व दाईं ओर खिसकाया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, और एक चीज, माना पी एस इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। ये इसमें कहां पर है? ये पी क्यू आर एस, ये एक आयताकार फ्रेम आप देख रहे हैं। इसमें जो पी से एस तक का डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये हमने मान लिया x है, और अगर पी एस एक्स है तो क्यू आर भी x होगा, क्योंकि आयत की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और आर एस बराबर एल। ये जो आप आर एस स्लाइडर आप देख रहे हैं, इसकी टोटल लेंथ हमने L मान ली है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप सभी। अभी चुंबकीय क्षेत्र में PQRS जो आयताकार फ्रेम है उसका इतना एरिया है। कितना एरिया है प्रारंभिक?
आयताकार कुंडली PQRS का प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना होगा? इसका एरिया, एक आयत बना हुआ है रेक्टेंगल, और आयत के क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, x इंटू एल। ये उसका इस समय का एरिया है। अगर इस समय का एरिया है तो इस क्षेत्रफल से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कितना होगा? सोचिए और बताइए मुझे। इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, या क्योंकि प्रारंभिक क्षेत्रफल है तो हम प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स लिख लेते हैं। प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स फाई 1 से रिप्रेजेंट करेंगे इसको। और आप याद करें कि अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत कोई तल रखा होता है तो उससे गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स कैसे निकालते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। याद आ रहा है आपको? और यहां पर आप देखें चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है और ये तल उसके लंबवत ही तो है, तो आप इससे गुजरने वाला फ्लक्स कैसे निकालोगे? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता गुणे क्षेत्रफल। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? B, और इस समय क्षेत्रफल है A1। इस वजह से इस समय जो फ्लक्स उससे गुजरेगा वो होगा B इंटू एक्स इंटू एल। इतना चुंबकीय फ्लक्स इस समय इस रेक्टेंगुलर कॉइल से गुजर रहा है, और हमने मान लिया इसको कि ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये जो स्लाइडर है जो कि इधर और इधर खिसक सकता है, इस पर हमने इधर की तरफ एक फोर्स लगाया, ठीक, और फोर्स लगा के एक समान वेग से खींचा। ऐसा नहीं खींचना है कि झटके से आपने खींच लिया। कैसे खींचा कि जितनी देर हम उसको ऐसा खींचेंगे उसका वेग एक जैसा रहना चाहिए। जब आप खींचना स्टार्ट करेंगे तो अगर आप उसको 1 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से खींच रहे हैं तो उसको जितनी देर तक आप खींचेंगे उसकी स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड ही रहनी चाहिए। एक समान वेग से आप उसको खींचेंगे। और हमने मान लिया कि उसको हमने केवल थोड़ी दूरी तक खींचा, इतनी दूरी तक खींचा, और ये डिस्टेंस कितनी है? dx। x में थोड़ा और खींच दिया हमने, तो ये डिस्टेंस हमने dx मान ली। अब वो स्लाइडर यहां पर आ गया। अब वो स्लाइडर इस जगह पर आ गया आपका, तो कितना खींच दिया हमने? dx। ठीक है, लेंथ अभी भी इसकी कितनी होगी? वो तो स्मॉल एल ही रहेगी, लेंथ नहीं बदलेगी। अब आप इसमें देखें क्या किया हमने। पहले केवल इतनी जगह पर इतना सा एरिया था इसका, देख रहे हैं? अब हमने स्लाइडर को ऐसा खींच दिया। अब आप देखें दोनों हाथों के बीच लंबाई बढ़ गई, तो एरिया का क्या हुआ होगा? क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर लंबाई बढ़ गई तो क्षेत्रफल बढ़ गया होगा इसका मतलब। तो हमने क्या चीज बदल दी, क्या चीज चेंज कर दिया? एरिया चेंज कर दिया और कुंडली का क्षेत्रफल बदल करके ही तो हम करना चाहते थे। तो कॉइल का एरिया बदला कि नहीं बदला? बदल गया ना। पहले केवल इतने एरिया से फील्ड लाइंस पास होती थी, अब एरिया बढ़ के इतना हो गया और इतने एरिया से फील्ड लाइन पास हो रही है, तो एरिया चेंज कर लिया हमने। ठीक है, तो इसकी लिख लेते हैं हम लोग। क्या करा हमने? अब स्लाइडर को फ्रेम में दाईं ओर एक समान वेग खींचा जाता है। ये जो आपने फोर्स लगा के खींचा,
हमने मान लिया उतनी देर तक इसकी वेलोसिटी एक जैसी रही है और वो वेलोसिटी हमने मान ली v के बराबर है। एक समान वेग v से खींचा जाता है। माना इसे dt समय में dx दूरी तक खींचा गया। तो हमने क्या लिख दिया कि अब स्लाइडर को फ्रेम में दाईं ओर एक समान वेग v से खींचा जाता है। यहां पर एक समान वेग, माना इसे dt समय में dx दूरी तक खींचा गया। हमने जो स्लाइडर खींचा कितना समय लगा हमको dt, और उस टाइम में हमने कितनी दूर तक उसको खींच दिया, dx डिस्टेंस तक खींच दिया। ठीक, अब अगर dx डिस्टेंस तक खींचा जा चुका है तो क्या आप बता सकते हैं कि कुंडली का जो PQRS आयताकार कुंडली है उसका नया क्षेत्रफल क्या होगा? अतः कुंडली PQRS का नया क्षेत्रफल, इसे हम A2 मान लेते हैं। पहले लंबाई पहले कितनी थी इसकी x, चौड़ाई कितनी थी l। अब हमने dx डिस्टेंस और खींच दिया, तो अब इस पूरे आयताकार फ्रेम की लंबाई कितनी हो गई? x तो पहले ही थी आपकी और dx उसमें और खींच दिया हमने, तो पूरी लंबाई हो गई x प्लस dx। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई अभी भी l है, तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? x प्लस dx इंटू l। ठीक है, अच्छा ये तो एरिया आ गया। अगर एरिया बदलकर इतना हो गया तो फ्लक्स भी तो चेंज हुआ होगा, क्योंकि फ्लक्स के फॉर्मूले में एरिया आता है। अगर एरिया बदलेगा तो फ्लक्स भी बदलेगा। तो अब हम यहां पर फिर से लिख लेते हैं, अतः अब कुंडली से बद्ध अंतिम चुंबकीय फ्लक्स को हम phi2 मान लेते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? फिर से वही चीज आते हैं, चुंबकीय क्षेत्र ऐसा है, तल ऐसा रखा है। तल चुंबकीय क्षेत्र में बिल्कुल लंबवत है, और जब तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा तो फ्लक्स का कैलकुलेशन कैसे करते हैं? आंसर है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में क्षेत्रफल का गुणा करके करते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र तो अभी भी उतना ही है b, एरिया अब कितना हो गया? A2। ठीक है, इस पे वैल्यू अप्लाई कर दीजिए। phi2 इज इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई A2। A2 इज x प्लस dx इंटू l। ठीक है, अब आप देखें इस ब्रैकेट के बाहर b और l दोनों हैं, तो b और l दोनों का अंदर गुणा करवा दीजिए। ऐसा करने से phi2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? bxl पहले आ जाएगी, bxl प्लस b dxl आ जाएगी, या b इंटू l इंटू dx गुणा में है तो आप कैसे भी लिख सकते हो। समझ में नहीं आया इतना आपको? अच्छा, तो ये बेटा हमने क्या निकाला था यहां पर? कुंडली से गुजरने वाला प्रारंभिक चुंबकीय फ्लक्स, और ये कुंडली से गुजरने वाला उससे बद्ध अंतिम चुंबकीय फ्लक्स निकाला। अब हम परिवर्तन चाहते हैं। क्यों परिवर्तन चाहते हैं? क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हमने एरिया को चेंज किया है तो चुंबकीय फ्लक्स बदला है। अगर चुंबकीय फ्लक्स बदला है तो कितना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ होगा इसमें। और विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला फैराडे के दूसरे नियम से आपने देखा था, -d phi अपॉन dt। उसमें d phi की जरूरत हमको थी,
मतलब चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की हमको आवश्यकता थी, इसलिए हम चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन निकालना चाहते हैं। अतः कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, क्योंकि हमने प्रारंभिक और अंतिम दोनों चुंबकीय फ्लक्स निकाल लिए हैं, अब परिवर्तन हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन का सिंबल क्या होगा? डी फाई। और इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे? फाई 2 माइनस फाई 1। आप ऐसा नीचे भी लिख सकते हैं, ठीक है, मेरे पास जगह कम है इसलिए हम ऐसा लिख देते हैं। डी फाई इज इक्वल टू फाई 2। फाई 2 आप देखें बी एक्स एल प्लस बी एल डी एक्स माइनस, ये तो अभी केवल फाई 2 लिखा हमने, फाई 1 बी एक्स एल। आप देखें पॉजिटिव बी एक्स एल नेगेटिव बी एक्स एल एक दूसरे को कैंसल कर देंगे, तो डी फाई की वैल्यू हमको कितनी मिलेगी? बी एल इंटू डी एक्स। तो ये हमने क्या निकाल लिया? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। आप इसके बाद इसको इसके नीचे, इसके बाद इसको इसके नीचे लिख सकते हो, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए ऐसे लिखते हैं। अच्छा ठीक, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन निकल आया, और जैसे ही परिवर्तन निकला अब हम बड़ी आसानी से फैराडे का दूसरा नियम लगाएंगे और कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल निकाल सकते हैं। अब फैराडे के द्वितीय नियम से कुंडली PQRS में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला हमने देखा कल, डी फाई अपॉन डी टी, ठीक है। इसमें हम वैल्यू अप्लाई करेंगे, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बी एल डी एक्स अपॉन डी टी, क्योंकि ये चेंज भी जो हुआ था वो डी टी समय में ही तो चेंज हुआ था, उतनी देर तक हमने कॉइल की स्लाइडर खींची थी। अब एक चीज यहां पर देखें, क्या आप बता सकते हैं कि अगर कोई भी चीज dt समय में dx दूरी चली जाए, कितने समय में? dt समय में, और dx दूरी चली जाए तो उसका वेग कैसे निकालेंगे आप? वेग बराबर विस्थापन बटे समयांतराल। तो वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समयांतराल। विस्थापन कितना आया था उसमें? dx डिस्टेंस तक ही तो हमने बढ़ाया था इसको, और टाइम कितना लगा था? dt। तो यहाँ जो आप dx अपॉन dt देख रहे हैं ये है इस स्लाइडर की वेलोसिटी, ये जो ऐसा एक कंडक्टर लगा है इसका वेग ऐसे, ठीक है। तो हम ये dx अपॉन dt मिला आपको, यहाँ पे हम इसको dx अपॉन dt को v लिख सकते हैं। Therefore E is equal to minus B into L into V, B into V into L, BLV या BVL एक ही बात है। ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? ये फैराडे का सेकेंड लॉ जब हमने पढ़ा आपको बताया कि नेगेटिव साइन केवल हमको ये बताता है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा है ये उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होती है। इसलिए अगर आप चाहें कि हम केवल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना चाहते हैं, उसका परिमाण लेना चाहते हैं, दिशा से हमको कोई मतलब नहीं है,
तो आप उसके लिए केवल क्या ले सकते हो, BVL। देख रहे हैं आप, इस तरह से आपने देखा कि अगर पहली चीज क्या देखी, एरिया कैसे बदल सकते हैं। देखा आपने, पहले कॉइल का एरिया इतना था, स्लाइडर खींच दिया, इतना बड़ा एरिया मैग्नेटिक फील्ड में आ गया। एरिया चेंज किया, एरिया चेंज होने से फ्लक्स चेंज हुआ। कितना फ्लक्स चेंज हुआ, इतना फ्लक्स चेंज हुआ। इतना अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो उसमें EMF कितना प्रोड्यूस हुआ, कितना डेवलप हुआ, वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इतना उसमें डेवलप हुआ। लेकिन याद रहे यहां कंडीशन कैसी है, शर्त ये है कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, अंदर की तरफ ऐसा, उसमें तल कैसा रखा हुआ है, ऐसे, और ये जो खींच रहे हैं स्लाइडर वो कैसा है। ध्यान से देखिए, अगर आपको समझ आ गया तो बताएं इस दिशा में कौन है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और ये जो स्लाइडर है ऐसा है, स्लाइडर को हम ऐसा खींच रहे हैं। देखा आपने, तो स्लाइडर को जब हमने खींचा आपको क्या महसूस हो रहा है, ये स्लाइडर या सीधे सीधे कंडक्टर आप बोल सकते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमने ऐसा खींचा। ये जो कंडक्टर है, स्लाइडर है, ये चुंबकीय बल रेखाओं को क्या कर रहा है, काट रहा है, यहां काट रहा है ना, इसलिए इसमें इतना विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ है। क्यों? क्योंकि जब ऐसा स्लाइडर हम चला रहे हैं उस समय थीटा की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, और फ्लक्स निकालते वक्त आपने B/A फॉर्मूला लगाया है। लेकिन आप थोड़ा सा सोचिए, अगर तल को हमने ऐसे रख दिया होता, अब मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता, अंदर की तरफ, तल ऐसे रखा है तो इसका स्लाइडर कहां है, यहां पे ऐसे तल था तो ये स्लाइडर था, ऐसे तल कर दिया तो ये स्लाइडर है। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर की तरफ, और स्लाइडर कैसा, ऐसे खींचोगी किधर, ऐसा। अब आप देखें उस समय मुझे बताएं, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन है, तो B और A के बीच का कोण इस समय कितना होगा, ये B है और इसका A किधर होगा, ऐसे, तो B की दिशा अंदर की तरफ, A की दिशा ऐसे, दोनों के बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 90। और अगर एंगल 90 आ जाता तो फाई का कैलकुलेशन BA cos थीटा से करते, और cos थीटा में थीटा की जगह 90 लिखते। cos 90 की वैल्यू 0 होती, फ्लक्स कितना होता, एक भी फ्लक्स होता ही नहीं, कॉइल से लिंक होता ही नहीं फ्लक्स। समझ आया? और उस समय जब आप स्लाइडर को ऐसा खींचते तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा अंदर की तरफ है, स्लाइडर हमारा ऐसा है, खींचा कैसे हमने उसको, ऐसे। पहले हमने स्लाइडर को कैसे खींचा था, ऐसे खींचा था। इस बार स्लाइडर कैसा खींचा जाएगा, ऐसे खींचा जाएगा। लेकिन किस कंडीशन में विद्युत वाहक बल बनेगा, इस कंडीशन में बनेगा या इस कंडीशन में बनेगा? इस कंडीशन में तो थीटा कितना है, 90, फ्लक्स ही नहीं गुजर रहा है। जब फ्लक्स लिंक ही नहीं है तो चेंज क्या कर लेंगे आप? तो इस कंडीशन में तो कभी विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा, याद कर लीजिए। लेकिन अगर कोई कंडक्टर आप ऐसा चला रहे हैं जो फील्ड लाइन को क्या करता है, काटता है, तो ही उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इसको आप अच्छे से याद कर लें। और हमने बताया ऐसे में क्यों नहीं होगा। अब ऐसे में काट रहा है क्या? नहीं काट रहा है। काटना किसको कहते हैं मालूम है आपको? जैसे आप सब की मम्मी घर में बनाती हैं खाना, और खाना बनाने के लिए साग काटती हैं, तो ये साग है जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं मान लेते हैं। काटने के लिए हमने चाकू कैसे चलानी पड़ती है, अब आप बताएं। क्या चाकू आप ऐसे चलाओगे तो साग के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे? क्या होगा? चाकू बीच में से निकल जाएगी, ऐसे साग कटेगा क्या?
कटेगा? नहीं कटेगा। चाकू ऐसा चलाइए, अब साग कट जाएगा? कट जाएगा क्या? अभी भी चाकू बीच में से निकल जाएगी, साग नहीं कटेगा। अगर आपको साग काटना है तो चाकू को ऐसा ही चलाना पड़ेगा। देखो, सुनो ध्यान से, अगर आप समझ गए तो बताओ। ये है चुंबकीय बल रेखाएं, साग समझ लीजिए इसको। ऐसा चाकू चलाया, बल रेखा कटेगी? नहीं कटेगी। ऐसे चाकू चलाया, बल रेखा कटेगी? नहीं कटेगी। समझ आ रहा है? ऐसा चाकू चलाया, बल रेखा कटेगी? नहीं कटेगी। तो ऐसे में, ऐसे में, ऐसे में और ऐसे में साग नहीं कटेगा, बल रेखा नहीं कटेगी। तो बल रेखा केवल दो तरह से ही कट सकती है। आप ऐसे ही चलाना पड़ेगा चाकू आपको। ऐसे चलाओ इधर से उधर, या उधर से इधर ले आओ, या ऊपर से नीचे ऐसा चला दो। इसको कटना चाहिए, और कटने की कंडीशन अब आप समझते हो कि कटेगा कब। अगर हम चाकू को ऐसा ले जाएंगे तो भी नहीं कटेगा, ऐसा चलाएंगे तो भी नहीं कटेगा, ऐसा ऊपर से गिराएंगे तो भी नहीं कटेगा। लेकिन विद्युत वाहक बल की क्रिएट होने के लिए, डेवलप होने के लिए चुंबकीय बल रेखाओं का क्या होना जरूरी है? उनका कटना जरूरी है। और कटेगा कैसे, अब आप समझने लगे। ठीक है, इस पर बेस्ड हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं। हम उन पर आधारित कुछ बातें आपको बताना चाहते हैं, लेकिन उसके पहले आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद इसमें एग्जाम्पल लेने से पहले एक काम और कर लेते हैं। जैसे आपने देखा कि जब हमने स्लाइडर को ऐसे खींचा इसकी तरफ, एरिया इंक्रीज हुआ, उससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में चेंज हुआ, और एक विद्युत वाहक बल इसमें पैदा हुआ, और उस विद्युत वाहक बल की वैल्यू हमने निकाली, तो वो निकल के आई B इंटू V इंटू L। क्या आपको सिंबल सारे याद रहेंगे? B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। V स्लाइडर को या कंडक्टर को जितने वेग से चलाया जा रहा है वो वेग है उसका, और L क्या है? उस कंडक्टर की लेंथ। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ये सिंबल्स बहुत याद रखें। V है चालक का वेग, और L है चालक की लंबाई। ऐसे तो इतना विद्युत वाहक बल उसमें उत्पन्न होगा। और फिर से फैराडे का रूल याद करें कि अगर कुंडली बंद परिपथ में है तो उसमें क्या और स्टार्ट हो जाएगी? करंट। तो हम तो देख रहे हैं कि ये पूरा P, Q, R, S ये पूरा एक क्लोज्ड सर्किट बना हुआ है। अगर ये बंद परिपथ है तो इसमें धारा भी स्टार्ट हो गई होगी। उस धारा की दिशा क्या होगी? तो आप हमेशा याद रखें, गतिक विद्युत वाहक बल में जो आप मोशनल ईएमएफ पढ़ रहे हैं, उसमें धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम एक रूल लगाते हैं। कौन सा? फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। ध्यान रहेगा आपको, तो इसको नोट कर लेते हैं। मोशनल ईएमएफ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम प्रयोग करते हैं। ठीक है, अच्छा कैसे करना है प्रयोग, उसके लिए थोड़ा सा याद करें। मैं आपको बताता हूं
आप अपने दाएं हाथ को ऐसे फैलाएंगे कि अंगूठा, पहली उंगली और बीच वाली उंगली ये तीनों आपस में कैसे रहें, लंबवत रहें। उसके बाद अंगूठे को आप चालक की गति की दिशा में करोगे, या जिस तरफ बल लगाकर खींच रहे हो उसकी दिशा में थंब करोगे आप अपना, वी की डायरेक्शन में, एफ की डायरेक्शन में, क्योंकि जिधर फोर्स लगाओगे उधर तो वी की दिशा होगी, तो इसको गति की दिशा में कर दोगे। ये पहली उंगली जो आप देख रहे हैं इसको बी की दिशा में करोगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में, और ये जो बीच वाली उंगली है ये उस वक्त आपको उस कॉइल में धारा की दिशा बताएगी। फिर से थंब को किस तरफ करना है, चालक की गति की दिशा में, फर्स्ट फिंगर को बी की दिशा में, तो जो मिडिल फिंगर होगी वो किसकी दिशा बताएगी, करंट की डायरेक्शन बताएगी आपको। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अंगूठा मतलब जो थंब होता है उसको हम किसकी तरफ रखेंगे, थंब को रखेंगे चालक की गति की दिशा। और उसके बाद जो पहली उंगली है आपकी, जिसे आप फर्स्ट फिंगर भी कहते हैं, पहली उंगली किस ओर रखनी है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, वेक्टर बी की दिशा में। ये दो तो आपके काम है, ये करने हैं। उस समय जो आपकी बीच वाली उंगली होगी जिसे आप मिडिल फिंगर बोलते हैं, ये जब ऐसा करोगे तो ये इन दोनों का रिजल्ट आपको मिलेगा। बीच वाली उंगली उस समय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। प्रेरित धारा की दिशा बताएगी। इतना आपको करना है। और उसके ऊपर वो शर्त आपकी लगी हुई है क्या, कि दाएं हाथ की तीनों उंगलियां इस प्रकार फैलाएं, अंगूठा और दो उंगलियां इस प्रकार फैलाएं कि तीनों परस्पर लंबवत रहें। ये शर्त ऑलरेडी अंडरस्टूड है, इसमें करना ही है आपको ये। अब अगर ये रूल आपको समझ में आ गया तो यहां पर ये जो हमने फ्रेम बनाया है इसमें करंट की डायरेक्शन आप मुझे बता सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, इसमें गति कौन कर रहा है, आरएस। बाकी तो ये वाला पूरा ऐसा फ्रेम जो है वो स्टेबल है, चल नहीं रहा है। गति कौन कर रहा है, केवल आरएस। तो उसी में आप चेक करके देख लो करंट की डायरेक्शन। उसके लिए कौन सा हाथ यूज करना है, राइट हैंड। अंगूठा और दोनों उंगलियां हमने इस प्रकार फैलाए कि तीनों आपस में लंबवत हो गए। अब क्या करना है, अंगूठा किस तरफ करना है, और पहली उंगली पहले हम इसको बी की तरफ कर देते हैं। किधर है बी, अंदर की तरफ, ऐसा अंदर की तरफ हमने ये उंगली कर दी, ठीक है। अब अंगूठा किस तरफ करें, ठीक है। तो चालक किस तरफ गति कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऊपर नीचे किधर जा रहा है, दाहिनी ओर जा रहा है। तो अंगूठा उसी तरफ करना है। इसको बिना बदले, इसकी डायरेक्शन बिना बदले अंगूठा उधर ले जाना है। ये ऐसे देखो, देखा आपने, तो इसकी डायरेक्शन को बिना बदले अंगूठा हमने उधर कर दिया। अब जो बीच वाली उंगली है वो किस तरफ इंडिकेशन देती है आपको, ऊपर की तरफ। इसका मतलब है इस चालक में जो धारा उत्पन्न हुई है वो किस ओर हुई है, नीचे से ऊपर की ओर। सबको समझ में आ गया। कैसे डायरेक्शन बनाए, एरो
ऐसा एरो बनेगा। और ये जो करंट है, कौन सी करंट है? इंड्यूस्ड करंट, प्रेरित वैद्युत धारा। अब अगर इतना समझ गए तो एक और चीज बता दीजिए फिर हमको, अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो ये सिरा किस प्रकार का आवेशित होगा और ये सिरा किस प्रकार आवेशित होगा? इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो व्हाट विल बी द पोलरिटी ऑफ हियर एंड व्हाट विल बी द पोलरिटी ऑफ हियर? किधर प्लस टर्मिनल होगा, किधर माइनस टर्मिनल होगा? इधर की तरफ कौन सा लगा दें? पॉजिटिव। पॉजिटिव लगाएं कि नेगेटिव लगाएं भाई? डिसाइड कर लो आप पहले। पॉजिटिव लगा दें। अच्छा, कौन कौन कह रहा है पॉजिटिव लगा दें? अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7, कम से कम 10 स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव यहां लगा दें और नेगेटिव यहां लगा दें। ठीक है। अच्छा, कितने लोग कहते हैं नेगेटिव यहां लगा दें, पॉजिटिव यहां लगा दें? 1 2 3 4 5, काफी स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि यहां नेगेटिव और यहां पॉजिटिव लगा दें। तो प्लीज आप मुझे रीजन बता सकते हैं कि करंट जब इधर जा रही है तो यहां नेगेटिव क्यों लगाना चाहते हैं आप? वेरी गुड, शिवम का जवाब बिल्कुल सही आया हुआ है। क्या कि जब आपने इसे चलाया तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हुई और उस समय ये किसका काम करेगा? उस समय ये सोर्स का काम करेगा। याद करिए पिछली क्लास में ये सब आपको समझाया गया था। और अगर ये सोर्स का काम करेगा तो सोर्स में तो करंट सोर्स के अंदर माइनस से प्लस फ्लो होती है। अगर सोर्स के अंदर माइनस से प्लस फ्लो होती है और करंट ऐसा जा रही है तो यहां कौन सा टर्मिनल होना चाहिए? माइनस। और यहां कौन सा टर्मिनल होना चाहिए? प्लस। याद रख लीजिए, पोलैरिटी बनाने में बिल्कुल भी आपसे गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है। और ऐसे दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं, आप मुझे बताइए, कंफ्यूज मत होइए। ये मैग्नेटिक फील्ड है। मेरे पॉइंट्स बनाने से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन समझ गए आप? ये एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर का एंड P है और ये वाला एंड Q है, और ऐसा हम इसको नीचे V वेलोसिटी से गिरा रहे हैं। सबसे पहले ये चेक करो कि ये बल रेखाएं काटेगा कि नहीं काटेगा। चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ है, किस दिशा में है? बोर्ड के तल के लंबवत, ऐसा बाहर की ओर, ऐसे। और रॉड कैसे रखी है? ऐसे। उसको हम ऐसा गिरा रहे हैं, काटेगा कि नहीं काटेगा? और अगर ऐसा रख के गिरा दें तो नहीं काटेगा, ऐसा काटेगा। काटेगा तो विद्युत बल आएगा, करंट फ्लो होगी। ठीक है। करंट की डायरेक्शन क्या होगी? P से Q या Q से P? सोचिए और बताइए मुझे भाई। इस वाले फिगर में बताओ करंट की डायरेक्शन क्या होगी? P से Q की Q से P? Q से P। आपने हाथ सेट किया, ठीक। चुंबकीय क्षेत्र यहां पर बाहर की ओर है तो हमने ये उंगली बाहर की ओर सेट कर दी, और अंगूठा किस तरफ करना है? गति की दिशा में। तो गति किस तरफ हो रही है इसकी? नीचे की ओर। तो इसको बिना बदले अंगूठा नीचे लाओ, ऐसे। अब ये उंगली किस तरफ जा रही है? ऐसे ऐसे, Q से P। तो इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी? Q से P की ओर करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। अब मुझे बताएं आप, माइनस कहां होगा इसका, प्लस किधर होगा? P और Q में से कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव? Q टर्मिनल नेगेटिव होगा और P टर्मिनल कैसा होगा? पॉजिटिव। क्योंकि उस समय ये एक सेल बन जाएगी, बैटरी,
और बैटरी के अंदर करंट -2 प्लस फ्लो होती है। तो करंट प्लस से माइनस बहती है या माइनस से प्लस बहती है? दोनों दिशाओं में बहती है। इनसाइड द बैटरी इट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल, बट आउटसाइड द बैटरी इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ओके, so please tell me what will be the direction of current in this conductor PQ? Again, sit your right hand. Magnetic field is going in. ठीक है, ये अंगूठा किस तरफ करना है? गति की दिशा में, ये ऐसा। मिडिल फिंगर ने किस तरफ बताया हमको? इधर की तरफ, P से Q की तरफ। अगर P से Q बताया तो ये डायरेक्शन किसकी आ गई? करंट। इस करंट का नाम बताइए। प्रेरित विद्युत धारा। माइनस किधर होगा, प्लस किधर होगा? यहां प्लस और यहां माइनस लिख दें, यहां माइनस और यहां प्लस लिख दें। आप खुश हो गए? आप सही है ना? तो अभी आप आगे से पोलरिटी बताने में आपसे गलती तो नहीं होगी ना? कभी ये मत सोचिए कि करंट उधर जा रही है तो इधर लालच में प्लस लगा दो, उधर माइनस लगा दो। बिकॉज दिस बिकम अ सेल एंड इनसाइड द सेल करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसलिए जल्दी मत करें, आराम से बताएं उसको। एंड आई होप कि आप सब कुछ समझ गए हैं। अब इस मोशनल ईएमएफ से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल्स हैं दैट आर वेरी इंटरेस्टिंग, वो हम लोग करेंगे बट एट द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।